नाज़रीन, प्रोग्राम के एन आई में आपका मेज़बान इफ्तारी भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं पिरुदाई बस स्टैंड के ऊपर। इससे पहले भी हम 1-2 प्रोग्राम यहाँ पे कर चुके हैं, जिसके बाद पिरुदाई बस स्टैंड के ऊपर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने नोटिस लेते हुए अड्डे की सूरत हाल को चेंज किया, अड्डे में तब्दीलियाँ लाई गई, जिसके ऊपर ट्रांसपोर्टर हज़रात, ताजर बलादरी जो है वो कोहिनूर टीवी का शुक्रिया अदा करने के लिए जमा हुए हैं। उसके अलावा और दीगर मसाइल के बारे में भी आगाह करेंगे, महंगाई के ऊपर भी बात होगी। पूछते हैं ये क्या करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बताएं आप। देखिए जी, जैसे आपकी एफर्ट थी, आपने जनरल बस स्टैंड के इशू को उजागर किया, तो इस पे इंतज़ामिया ने भी नोटिस लिया। कमिश्नर साहब रावलपिंडी ने खुसूसी अपनी दिलचस्पी से जनरल बस स्टैंड के जो चीदा मसाइल थे वो हल कराने की कोशिश की। उसमें से चंद हल हो चुके हैं, कुछ बकाया इंशाल्लाह वो भी होंगे। जैसे आपने देखा कि हर स्टैंड पे बूथ रख दिए गए हैं, हर दुकान के ऊपर उनका मोनोग्राम, उनका सारा स्टिकर लग चुका है, सफाई का निज़ाम बेहतर है। थोड़ा सा पानी के मसले पे मैं ज़रा कमिश्नर साहब से गोश गुजार करूँगा कि पानी का मसला इंतहाई थोड़ा सा पेचीदा है। यहाँ पे पीने का पानी तो है ही नहीं, और जो जनरल बस स्टैंड में ट्यूबवेल नस्ब है ना, इनका पानी मुतलका यूसीज को जाता है, जिनमें 9, 8, 7, 37 भी है, 3 भी है, 4 भी है। ये यूसीज जो है 5, 6, इनमें उनका पानी सप्लाई होता है। लेकिन जहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो पैदा करता है पानी, उससे पिरुदाई को पानी नहीं मिलता। कोई आप इसका विजिट कर ले। ये अब कमिश्नर साहब की कोशिशों से मुसाफिर खाने के बाहर वाटर कूलर लगे हैं 2। हम आपके चैनल के द्वारा से अजान बरी के साहब ने कोशिशें की हैं, आपके चैनल ने बहुत कोशिश की है। मैं आपके चैनल से एक और आवाज़ उठाते हैं कि जितने ब्लॉक हैं, जितने ब्लॉक, टांगा स्टैंड, वैगन स्टैंड, सुजुकी स्टैंड, आइडियल पार्क, मरकजी ब्लॉक, हर ब्लॉक के शुरू में और आखिर में एक वाटर कूलर होना चाहिए, और ऊपर टैंकियाँ, ताकि आने जाने वाले मुसाफिर और दुकानदार ज़रात पानी पी सकें। तीसरा हमारा जो अहम मसला है, जो अरसद-दराज से चला आ रहा है, जनरल बस स्टैंड तामीर हो चुका है, लेकिन आइडियल पार्क हमारा एक मेन ब्लॉक है, 250 से 300 दुकानें, लेकिन वहाँ पे आप विज़िट कर लें, 2.5 से 3 फुट के गड्ढे हैं, कचरा कुंडी बनाई हुई है। रात को गाड़ियाँ कचरा मुख्तलिफ यूसी से उठाती हैं, यहाँ पे डंप करती हैं। यहाँ से फिर जब बदबू ताउन फैलता है, बीमारियाँ, तो वो यहाँ से फिर उठाकर जब उनको प्रेशर डालते हैं तो वो आग यहाँ से उठाकर लेके जाते हैं। हमारी आपके चैनल से ये तो उनसे गुजारिश है कि ये कचरा कुंडी फिल फौर ख़त्म कर दी जाए। यहाँ पे कचरा कुंडी नहीं है, ये जनरल बस स्टैंड है, यहाँ पे मुसाफिर हैं, यहाँ पे लोग काम करते हैं, बीमारियाँ ख़रीदने नहीं आते। आगे काम काज, महंगाई का आपको पता है कि महंगाई ज़मीन से आसमान पे चली गई है। पेट्रोल अब सस्ता हुआ है, लेकिन किरायों में वो कमी नहीं आई जो आनी चाहिए थी। ये कौन लेके आएगा कमी का? सर मुतलका इंतजामिया लाएगी ना, और कौन लाएगा? मैं आप तो नहीं ला सकते। हम तो आपके चैनल से आप नशर करेंगे, हम उसकी निशानदेही करेंगे, हम बोलेंगे, हम बताएंगे। अमल कराना इंतजामिया का काम है। इंतजामिया कौन है? कमिश्नर रावलपिंडी है, DC रावलपिंडी, CO रावलपिंडी, मुतलका इंतजामिया है। वो इस पे अमल कराएगी तो अमल होगा। तो हम फिर यही कहेंगे कि ये मंजो दौड़ो जो हमारा मौजूद है ना, आइडियल पार्क, खुदारा इस पे जल्द इसका फंड भी मंजूर हो चुका है। पता नहीं कहाँ पे ब्लॉक है, राजा बाज़ार रुक गया है, या ननकारी बाज़ार में उसको ब्लॉकिंग है, या कहाँ पे उसको ब्लॉकिंग है, लेकिन मंजूर है। वो अगर आ जाए तो ये पार्क बन जाए, इसकी तामीर हो जाए। यहाँ पे जो कचरा गाड़ियाँ खड़ी हैं, कई बार दरखास्तें दे चुके हैं, कई बार। हमारा सदर फैसल अब्बासी साहब कई बार, मुतलका पूरी यूनियन कई बार ये काम दरखास्तें दे चुकी है, लेकिन ना इंतज़ामिया ठस से मस होती है, ना ही वो इसको उठाते हैं। गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसकी गाड़ी आती है टायर बदलाने के लिए 6-6 माह वो खड़ी है गाड़ी, काम नहीं होता सर। लेकिन मालिक नहीं लेकर जा रहा ना, कितनी दरखास्तें दी हैं, आप ले जाएं इसे। अगर नहीं लेके जाते, आप पे पास क्रेन लाएं, अपनी गाड़ी लाएं, इसको टो करके ले जाएं, जहाँ मर्जी फेंक दे, इसको उठाएं यहाँ से।
मालक जाने पर वो जाकर नहीं जाता। नोटिस दे 7-7 दिन के 8-8 दिन के नोटिस भी कमेटी दे चुकी है, लेकिन कोई अमल दरामद, कोई ठस से मस नहीं हो रहा। तो क्या इसका हल क्या है? हाल इसका यही है कि हम कमिश्नर साहब से आपके चैनल की तवज्जुह से दरख्वास्त करेंगे कि ये कचरा कुंडी है इसे भी ख़त्म करें, और जो बीमार गाड़ियाँ हैं, जो नाकारा, जो ये नहीं कि जो कल आई उसे भी उठा लें, नहीं, जो अरसद दराज से मौजूद हैं, जो नकारा जंग आलूद हो चुकी हैं, बेकार हैं, वो उठाएं, ले जाएं। बाकी जो हैं गाड़ियां जो खड़ी हैं वो ठीक है, जो आती है ठीक होती है, चली जाती है, तो वो करें। बाकी हम नहीं, ज्यादती भी नहीं, लेकिन जो आइडल के पार के साथ ज्यादती है ना, वो भी हमें मंजूर नहीं ना, क्योंकि गाड़ियों में क्राइम पेशा लोग, नशे भी, जराइम पेशा लोग तो आप अभी ये 2 घंटे के बाद 7 बजे 8 बजे के बाद यहाँ पे आपको हर किस्म का क्राइम मिलेगा। पोल्ट्री ज़ात तो इतने ज़्यादा हैं, और इंतज़ामिया भी पोल्ट्रियों को हाथ डालती नहीं है, छोड़ देते हैं। पोल्ट्री आता है, ब्लेड मारता है, ज़ख्मी करके अपने आप को वो चला, पुलिस अफसर भी उसके पास नहीं जाते ना, पूछने वाले ही नहीं है। जी आप तय सर, आप क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस तरह शाह साहब ने बताया कि ये पोल्ट्रियों का इंतज़ाम, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से यहाँ से गार्ड आए हैं ना, तो उस पर काफ़ी हद तक पोल्ट्रियों पर काबू पाया जा चुका है। यहाँ पे अब पोल्ट्री आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, और उस पर ये सारे का सारा क्रेडिट हम कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब को देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो मेन इशू है यहाँ का कि पानी का, तो उन्होंने 2 मज़ीद वाटर कूलर का कहा है लियाकत चट्टा साहब ने, और इंशाल्लाह उन्होंने कहा था कि फिल 4 लग जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लगे। आपके चैनल के तवज्जुह से हम उनको ये बावर कराना चाहते हैं कि गर्मी के अरूज पे आ गई है और पानी के लिए यहाँ पे लोग तरस रहे हैं। तीसरा जो सबसे अहम इशू है वो है गैर कानूनी अड्डों का, और उसके बाद ये चिंची का, कि जिन्होंने जहाँ पे उनका अड्डा बना हुआ है वहाँ वो अपने अड्डों पे नहीं रुकते, उन्होंने रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, जगह जगह पे उन्होंने ब्लॉकिंग बनाई हुई है। हर जगह पे जहाँ से उनको दिल चाहता है वहाँ पे वो 8, 10, 15 चिंचियाँ खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का रवां दवा नहीं रहती। बस यही हमारे इशू हैं। तो दूसरी तरफ जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टरों ने किराया नहीं कम किया, तो आप इसमें क्या करते हैं? सर इस पर किरदार तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। शाह साहब ने आपको बता भी दिया कि ये तो इंतज़ामिया का काम है, इंतज़ामिया आएगी यहाँ पे किरायानामा हमें दे देंगी, तो किरायानामा जो देंगे उस पर ही हम चलेंगे। बाकी खाली एक पेट्रोल ही नीचे आया है, बाकी तमाम तर चीज़ें महंगी हैं, टायर महंगे हैं, मोबाइल महंगा है, और अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। लेकिन इसके बावजूद हम किराया कम ले भी रहे हैं, और अपनी तरफ से हमने किराया कम भी कर दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर मज़ीद जो गवर्नमेंट कहती है तो उस पर भी हम अमल दरामद करने के लिए तैयार बैठे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी साहब, आप अड्डा यूनियन के सदर भी हैं, मामलात भी देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कमिश्नर रावलपिंडी ने जो अड्डे के ऊपर काम करवाएं से मुतमईन हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कोनूर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, और भट्ट साहब आपका, चौधरी अदनान बरी साहब का। आप लोगों ने हमेशा जो है ना अड्डे के मसाइल के उजागर किए हैं, और ये पसमानदा इलाका, हमेशा आप हमारी आवाज़ बने, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो दूसरी पहली चीज़ ये है कि अभी नए कमिश्नर साहब जो लगे हैं, तकरीबन 5-6 माह हो गए इनको, और इन्होंने अड्डे के ऊपर बड़ी एफर्ट की है और काफ़ी इनके मसाइल हल किए हैं। जिस तरीके से ये सामने रंग रोगन करवाया है, ये बोर्ड लगवाए हैं, कुछ ताजरों और ट्रांसपोर्टरों की जो है मुश्तरका काविशों से ये काम हुए हैं, और उम्मीद रखते हैं कि अड्डे की बेहतरी की तरफ जाएंगे। सबसे बड़ा हमारा मसला जो है, अभी शाह साहब ने भी और आमिर भाई ने भी आपको बताया है कि हमारा आइडियल पार्क है जहाँ पे तकरीबन 200 दुकानदार हैं। यहाँ पे गाड़ी आती है, कोई भी गाड़ी आती है बरूने शहर से, वो आके यहाँ से तेल पानी अपना जो है वो ठीक करती है ना, वो चेंज करती है, उसके बाद आके स्टैंड में लगती है। तो बुनियादी तौर पे वो स्टेप मज्जो दड़ो जो बना हुआ इलाका, खंडराट इतने ज़्यादा हैं, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, अड्डा बाइलाज के ऊपर अमल होना चाहिए। अड्डे के बाइलाज ये हैं कि अड्डा की जो आमदन अड्डे के ऊपर ही खर्च हो, लेकिन आज तक वो बाइलाज पे अमल नहीं हुआ है। अगर ये अड्डे के बाइलाज पे ही अमल दरामद हो जाए तो अड्डा बेहतर हो सकता है, और इन कमिश्नर साहब ने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि हम बाइलाज पे भी अमल करेंगे। दूसरी चीज़ है मेन रोड के अड्डे,
ये सर्विसेज इलाका है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग आते हैं वो सफ़र के ही आते हैं, बकाया मलका यूनियन काउंसिलों से यहाँ पे कोई बंदा भी यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए नहीं आता। यहाँ पे ताजरों और ट्रांसपोर्टरों का जितना भी इनकी आमदन है वो मुसाफिरों के ऊपर ही है। और मुसाफिर जब बाहर आपके चले जाएंगे मेन रोड के अड्डे के ऊपर, कानून के बाइलाज के मुताबिक 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर है, यहाँ पे 4 कदमों के ऊपर गैर कानूनी अड्डे बने हुए हैं। दूसरा कानून ये है कि अड्डे के जो मुतासर करे ट्रांसपोर्ट बाहर वो गाड़ी नहीं चल सकती है। यहाँ से अगर फ़र्ज़ करें लाहौर का रूट चल रहा है तो बाहर से भी लाहौर का रूट चल रहा है, मुल्तान का चल रहा है तो बाहर से भी मुल्तान का रूट चल रहा है। तो ये इंतहाई कानून की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। और दूसरी चिंची स्टैंड जो है जगह जगह अड्डे जो रूट है वो अड्डे से राजा बाज़ार का, राजा बाज़ार तो पीर विदाई अड्डा, जबकि यहाँ पे थाने के सामने आप चेक कर लीजिएगा जो हालात बने हुए हैं। मेन रोड के ऊपर उन्होंने चिंची स्टैंड बनाया हुआ है, इसी तरह मंडी मोड़ के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर हमारी जो इंटरेस्ट है वहाँ पे इन्होंने चिंची स्टैंड बनाया हुआ है। हमने मुतल्लिका इदारों को इससे पहले बार कह चुके हैं, दरख्वास्तें भी दे चुके हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। तो हम यही कमिश्नर रावलपिंडी, CO साहब और RTA सेक्रेटरी CTO साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये गैर कानूनी अड्डे ख़त्म किए जाएँ ताकि अड्डे के ताजर और ट्रांसपोर्टर खुशहाल हो और यहाँ पे कारोबार हो सके। यहाँ पे आप पीछे जाएँ, टांगा स्टैंड, वैगन स्टैंड, आइडियल पार्क, यहाँ के कारोबारी लोग माशी बदहाली का शिकार हैं। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, ऊपर से कारोबार का ना होना और गैर कानूनी अड्डे की वजह से ये लोग सख्त मुतासर हैं। तो खुदारा हमारी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके ये गैर कानूनी अड्डे ख़त्म किए जाएँ ताकि अड्डे के ताजर और ट्रांसपोर्टर खुशहाल हो सके। अच्छा भाई साहब ये बताएं, कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब 2-3 बार इस अड्डे का विजिट कर चुके हैं, आप लोगों से मीटिंगें भी हुई हैं, तो आपने ये मामला उजागर किया गैर कानूनी अड्डों को ख़त्म करने वाला? देखिए हमने इसके ऊपर उनको ये उजागर किया, उनके सामने ये सारी सूरत-ए-हाल बताई है, लेकिन जो वक्ती आते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होती है, फिर वही काम दोबारा शुरू हो जाता है। जो आपको पता है इस मुल्क के जो हालात हैं, तो माशाल्लाह कमिश्नर साहब तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छी एफर्ट कर चुके हैं। इससे पहले आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इस दफ़ा कुछ हमें नज़र आया है कि अगर 100 में से 50% उन्होंने बेहतरी की है। और उम्मीद रखते हैं कि ये कमिश्नर साहब अगर रहे तो ये गैर कानूनी अड्डे ख़त्म करेंगे और ये चिंची स्टैंड भी ख़त्म करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब आप चेयरमैन भी हैं यूनियन के और दीगर रावलपिंडी की ताजर यूनियंस के भी अहदेदारान हैं, तो आप क्या समझते हैं, जैसा सदर साहब बात कर रहे थे कि अड्डे के मसाइल हैं, तो गैर कानूनी अड्डों के ख़िलाफ़ आज तक क्यों नहीं एक्शन हुआ? जी मैं तो सबसे पहले आपको मशकूर हूँ कि जनरल बस स्टैंड आप पिरदाई और हमारे ताजर कम्यूनिटी के जितने मसाइल आपने उजागर किए हैं, आपके चैनल ने उजागर किए हैं, इससे मतलब किसी और चैनल ने इतने उजागर नहीं किए हैं। यहाँ मेरे दोस्तों ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, इब्रार शाह साहब, सदर साहब, फैसल भाई साहब, बड़े मुफस्सल तरीके से आपको पता है यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं। पहले तो मैं एक बात यहाँ पे आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल की तवज्जो से कि जनरल बस स्टैंड पिरदाई अड्डे की ट्रांसपोर्ट आज भी D क्लास तमाम अड्डों से कम 40% यहाँ किराए कम है। अगर आप यहाँ से फैसलाबाद सफ़र करते हैं तो आपसे 700 रुपये किराया लिया जाता है। वही सफ़र अगर आप जाके फैसलाबाद से करते हैं, बिलाल डेवो से करते हैं, फैसल मूवर से करते हैं, वो आपसे वो 1400 रुपये लिया जाता है, 50% ज़्यादा लिया जाता है। यहाँ पे किराए कम है, आवाम यहाँ से सफ़र करे, यहाँ पे अब अच्छी ट्रांसपोर्ट आ चुकी है, वो यहाँ पे वेटिंग हॉल अच्छे बन चुके हैं, वो अच्छी इन्वायरमेंट यहाँ पे, यहाँ से वो सफ़र करे। और जहाँ तक दूसरा आपने सवाल किया है कि ये गैर कानूनी अड्डे हैं, देखें गैर कानूनी अड्डों के बारे में फैसल भाई साहब ने आपको बताया है कि गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ कार्रवाई होती है। वो कार्रवाई ऐसे होती है, वो पंजाबी की मिसाल है ना कि गोंगलुआ तो मिट्टी लाने ने, गोंगलुआ तो मिट्टी लाने। देखें मुख्तसर अल्फाज की बात है, ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी है ये RTA सेक्रेटरी की। जब तक जिस अफसर की नाक के नीचे ये अड्डे बने हुए हैं, अगर वो इन अड्डों को ख़त्म कराने का मकसद ये है कि जाता है एक बोर्ड गिरा देता है या एक गाड़ी पकड़ के थाने में बंद कर देता है और उसको एक ऐसा फेंस लगा देता है कि दूसरे दिन वो गाड़ी सुपरदारी में मिल जाती है। भाई उस गाड़ी का क्या कसूर है, उस ड्राइवर का क्या कसूर है? अगर आपने कार्रवाई करनी है
अड्डा मालकान के साथ जिन्होंने अड्डा वहाँ पे अड्डे बनाए हुए हैं इलीगल, उनके खिलाफ करें। और इतनी बेबसी तो नहीं हो सकती कि एक अड्डा सील अगर आप करके जाएं तो दूसरे दिन वो डी सील हो जाए, कोई खुद से नहीं कर सकता। यहाँ पे एक डांगी का चलान हो जाए तो हमारी नाक की लकीरें निकाल दी जाती हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अफसर बाई लाज पे अमल दरामद नहीं कर सकता, या बाई लाज पे अमल दरामद करने से कासर है, या उसके अंदर उसकी कोई ऐसी है मामलात, तो वो उसको फिल फोर्स कुर्सी से हटाया जाए। आने वालों के लिए एक राह हमवार हो जाएगी कि मैं ऐसा काम करूँगा तो मैं भी घर जाऊँगा। ये नाज़रीन, प्रोग्राम एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद दोबारा हम जो है इमरान साहब से कंटिन्यू करेंगे कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम मौजूद हैं आज रुदाई बस स्टैंड के अंदर, हमारे साथ यहाँ की तमाम दुनिया जो ट्रांसपोर्ट के यूनियन के सदर हैं वो भी मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ की ताजर यूनियन भी है, अड्डा यूनियन भी है। इमरान साहब ये चेयरमैन है अड्डे के। इमरान साहब, आप बात कर रहे थे अड्डे की फलाह व बहबूद के हवाले से। जी, मैं आपको ये कह रहा था कि ये गैर कानूनी अड्डे जो है ना, ये हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये हमारा माशी कत्ल है, ट्रांसपोर्टरों का माशी, ये जनरल बस स्टैंड पर रुदाई के ट्रांसपोर्टरों का माशी कत्ल है, ये दुकानदारों का माशी कत्ल है, यहाँ पे जो मिस्त्री मजदूर काम करते हैं उनका माशी कत्ल है। ये सबसे बड़ा माशी कत्ल जो है रावलपिंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। मैं आपको ये बात यहाँ पे बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 रुपये पर्ची थी तो 2 करोड़ रुपये यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा हुआ करता था। आज 150 है तो उसका ठेका 2 करोड़ रुपये हुआ है। और ये जो ऊपर अफसरान बैठे हैं वो सोचें कि 10 रुपये की पर्ची पे भी इतने ही रेवेन्यू इकट्ठा होता था और 150 रुपये पर्ची पे भी इतने ही रेवेन्यू, जबकि आज वो रेवेन्यू कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपये होना चाहिए था सिर्फ यहाँ पे जो एंट्री फीस है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये होश के नाखन लें। चीफ सेक्रेटरी साहब सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कमिश्नर साहब देख रहे हैं, तो उनको ये आपके अफसरान आपको नहीं बताते। अगर आपने लोगों के ऊपर टैक्स लगाने के ऊपर तवज्जो दी है, टैक्स मत लगाएं, आप इनमें बेहतरी लाने की कोशिश करें। ये वाले अड्डे हैं जो बैर खुड़े हैं, ये आपको कोई टैक्स नहीं देते हैं। इनका सालाना टैक्स इतने बड़े अड्डे का सिर्फ 25,000 रुपया है, सिर्फ 25,000 रुपया, और यहाँ पे आप एक गाड़ी से 150 रुपये लेते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये तमाम ट्रांसपोर्ट अंदर आ जाए तो रावलपिंडी के तरक्याती काम इस जनरल बस स्टैंड रुदाई के फंड से हो सकते हैं। और मैं एक और बात आपको यहाँ पे सर कहना चाहता हूँ कि ये जो 25,000 रुपये जो बैर अड्डे डी क्लास बने हैं, उनकी थोड़ी डेफिनेशन में बता दूँ आपको। जो डी क्लास अड्डे का लाइसेंस मिल जारी होता है वो 8 गाड़ियाँ एक बंदे के नाम हो तो उसको वो डी क्लास अड्डे का लाइसेंस मिलता है, उसके अपने नाम परमिट हो, और उसको कि कोई एक रूट अलाट होगा। अगर उसने सरगोदा के लिए चलानी है तो सरगोदा के लिए वो चाक नाल, उसको चाक नाल का प्लाट की जरूरत है, सरगोदा के लिए वो चला सकता है। इन्होंने कमर्शियल बुनियादों के ऊपर, खालसन कमर्शियल बुनियादों के ऊपर ये अड्डे कायम किए हुए हैं। अगर उसके सरगोदा की मंजूरी है वो मुल्तान भी चला रहे हैं, कराची भी चला रहे हैं, कोयटा भी चला रहे हैं, गिलगित भी चला रहे हैं। ये मतलब मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी है, और ये जब तक ये खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म नहीं होगी तो यहाँ पे बेहतरी नहीं आएगी। अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें तो बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, एक बताएं अड्डे के सस्पेंड के हवाले से, आप बताएं कि सस्पेंड कैसे लगाते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखें अपना भट्टी साहब, असेसमेंट कानून तो ना जो बना है, असेसमेंट वाला कानून बना है, वो जितने भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है पंजाब गवर्नमेंट की, उसके लिए जो असेसमेंट का कानून नाफिज किया गया था। मैं समझता हूँ कि ये काला कानून है, ये कानून एक काला कानून है। कानून हमेशा जो बनाए जाते हैं, जो असम्बली के में हमारे जो मेम्बरान बैठे हैं जिनको हम मुंतखब करके भेजते हैं, कानून हमेशा इंसानों की बेहतरी के लिए बनते हैं, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए बनते हैं, उनको ज़बह करने के लिए बनते। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को इशारा तोड़ने की इजाज़त सिर्फ इस वजह से मिलती है कि वो एक ज़िंदगी बचाती हैं। वहाँ पे कानून को वो तोड़ देते हैं। जो कानून इंसानों की बेहतरी के लिए हो वो कानून नहीं बनने चाहिए। जब हम हर साल 10% किराया इंक्रीज़ करते हैं, उसके बाद आप नई असेसमेंट करके हमें ब्लैकमेल करके हमारे ऊपर किराया लगाना चाहते हैं, वो अपना बहुत बड़ी ज़्यादती और जुल्म है। हर साल हम किराया इंक्रीज़ कर रहे हैं। असेसमेंट का कानून जो है वो यहाँ पे नाफिज नहीं होना चाहिए। ये एक सर्विस एरिया है, यहाँ पे कोई हमारी माएँ बहनें ख़वातीन यहाँ पे आके शॉपिंग नहीं करती। यहाँ पे तमाम जो मामलात हैं वो मुसाफिरों के साथ है। मेरा वही सवाल फिर है, हम असेसमेंट में जाने के लिए तैयार हैं, आप हमें जवाब दे दें 10 रुपये के साथ 2 करोड़, 150 के साथ 2 करोड़ रेवेन्यू क्यों आपको हो रहा है? आप भी अपना ये रेवेन्यू बढ़ा के दिखाएं ना। हम असेसमेंट में जाने के लिए तैयार हैं, आप भी अपना ये रेवेन्यू बढ़ा के बताएं कि हम भी ऊपर जा रहे हैं। सिर्फ हमारी वो अपना हड्डियों से गूदा मत निकालें। यहाँ अड्डे की फलाह बहबूद चाहते हैं मैं यहाँ पे बस ये चेयरमैन, मेरे तमाम यहाँ पे ताजर मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं। हम ये 150 को 300 रुपया करने के लिए तैयार हैं। हम दुकानों के किराए डबल करने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ पे अंदर बिजनेस लेकर आएँ, आप अंदर ट्रांसपोर्ट लेकर आएँ, यहाँ पे पैसेंजर लेकर आएँ। अगर हम ये इससे कासर हो तो यहीं
पे इसी जगह पे खड़े होकर जो भी सजा आपने देनी है हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे पैसेंजर लेकर आए। मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर ये बावा कराना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब, कमिश्नर रावलपिंडी साहब अवाम का दर्द रखने वाले इंसान अपना ऑफिसर हैं। मैं ये समझता हूँ कि कमिश्नर साहब आप एक तो मेरी सोच के हामिल अफसर हैं, मेरी ये आप देखें, ये मेरा पैगाम आप नोट करें कि हम आपको ये कह रहे हैं कि आपका रेवेन्यू हम ये 5 गुना यहाँ बढ़ जाएगा, 500 गुना बढ़ जाएगा। आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट अंदर लेकर आएँ और ये जो डी क्लास अड्डे बने हुए हैं इनके ऊपर ऐसे किसी अफसर को तैनात करें कि जो इनके कला कोमा करे, ये नहीं कि वहाँ से जाके गोंगलों के ऊपर से मिट्टी उतार के आए। जी आप आगे हैं, आप ट्रांसपोर्ट यूनियन के सदर भी हैं यहाँ पे, आप तय क्या? ज्वाइंट सेक्रेटरी जी। पूछे पहले तो आप तय कि अभी पेट्रोल की कीमतें जैसे सस्ती हुई हैं कि यहाँ पर अड्डे में किराए उसी तरह लिए जा रहे हैं। नहीं भाईजान, ये आप गलत कर रहे हैं। आप इस वक्त पीर बदाई जनरल बस स्टैंड में खड़े हैं। 1 नंबर से लेकर 36 नंबर तक पूरे मुल्क में जहाँ से ट्रांसपोर्ट चलती है। जो किरायों का मसला है, 2 दफ़ा इन्होंने डीजल के रेट जो कम किए हैं, हमने उसमें से अपना 30% किराए जो हैं वो लोगों से, जो डी क्लास अड्डों से सर्विस चल रही है, 30 से 40% किराया हम लोग कम ले रहे हैं। और पैसेंजर जो है वो अड्डे की हालत ये देख लें कि इधर अपना वीरान जगह बनी हुई है। दुकानदार भी आपके सामने बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टर भी बोल रहे हैं, अड्डे में पैसेंजर नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो बसें यहाँ से निकलती हैं वो पार्किंग फ़ीस तक अपनी जेब से लेकर अपना दे के जाते हैं। अड्डे में सवारी नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही अड्डे में बिजनेस है। इन लोगों को चाहिए जो गेट पे मंडी मोड़ पे बना हुआ है उसको ख़त्म करें और पैसेंजर अड्डे में लाएं ताकि हम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो भी खुशहाल हो सके। दूसरा सवाल आपने कहा किराए के अलावा अभी बस का जो खर्चा था, उसका टायर भी अपना चलते हैं, उसमें अपना मोबाइल भी चेंज करना पड़ता है, उसमें मिस्त्रियों के भी हमने खर्चा देना होता है। अड्डे पे जो हाकर हैं, मुंशी हैं, सबको हमने खर्चा करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल ये है कि हम लोग कहते हैं कि जिस तरह ये मेट्रो को सब्सिडी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टरों को भी सब्सिडी दें ताकि हम लोग भी अपना गुजारा कर सकें। अच्छा, जैसे आपने कहा कि किराया आपने 30% कम किया, लेकिन अवाम अभी भी कह रही है किराया कम नहीं हुआ है, क्योंकि अवाम का कहना है, तो उसकी क्या वजह? भाईजान, आप बार मंडी मोड़ पे 1350 रुपया फैसलाबाद का किराया ले रहे हैं डेवो बस का, हम अड्डे से 1000 रुपया किराया ले रहे हैं, 300 रुपया कम ले रहे हैं, 350 रुपया रेट हम कम ले रहे हैं। इसी तरह कराची का है, उसके अलावा डेरा इस्माइल खान, पूरा मुल्क जहाँ से अपना ट्रांसपोर्ट चलती है, हर रूट का यही हिसाब है। कश्मीर है, पंजाब है, KPK है, जिधर का भी है, हम 30-40% किराया कम ले रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आया जाए अड्डे के ऊपर, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ने अड्डे के ऊपर काफ़ी काम किया है और आपकी यूनियन का भी काफ़ी ज़्यादा किरदार है, तो आप क्या समझते हैं कि आप मुतमईन हैं उनके काविशों से? जी, कमिश्नर साहब जो ये मौजूदा कमिश्नर साहब हैं, इन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली है। आज तक किसी कमिश्नर और DC ने आज दिन तक इस अड्डे की बेहतरी के लिए किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। दूसरा रहा सवाल, कमिश्नर साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए स्टैंडों का काम, कैबिन, इसके अलावा शॉपकीपरों से भी ये सामने बोर्ड लगवाए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इसके उन्होंने जो बनाया है वेटिंग हॉल, वो भी बहुत खूबसूरत बनाया है और सुबह शाम वो अपना रोज़ाना दूसरे तीसरे दिन वो खुद चक्कर भी लगा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं सिक्योरिटी के हवाले से बताएं कि एक अड्डे की खूबसूरती के साथ साथ सिक्योरिटी के ऊपर क्या, जैसे पहले यहाँ पे नशेई पाउडरी वारदातें करते थे, आए दिन चोरी की वारदात, किसी मुसाफिर के साथ वारदात, बाकी यहाँ पे क्राइम के इशूज़ थे, उसके ऊपर भी कंट्रोल हुआ है? भाईजान, ये जो सवाल है ना आपका, अभी आप अड्डे पे खड़े हैं, ये लोग भी सारे खड़े हुए हैं। मेरी अपनी बस की ईद के बाद 3 दफ़ा वायरिंग उतारी गई और एक दफ़ा उसमें 40-50 हज़ार रुपया खर्चा आता है। हमने 3 दफ़ा थाने में पाउडरी ले जाकर पेश की है और वो थाने वाले उनको छोड़ देते हैं। ये क्राइम वाले जो लोग हैं वो इसी तरह ही पहले की तरह मौजूद हैं। पुलिस की रात को पाउडरी जो होते हैं 12 बजे के रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उनका पूरे अड्डे पे कब्जा हुआ होता है। वो किसी की ना जेब छोड़ते हैं, ना मोबाइल छोड़ते हैं, ना गाड़ियों से सामान उतारने का छोड़ते हैं। इन्होंने जो 12 सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं वो इधर रखे हुए हैं। हमने इस जो मौजूदा पोजीशन है, हमने अपने स्टैंडों पे अलग सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं ताकि हम अपनी बसों के सामान की निगरानी करवा सकें और उनकी चीज़ें चोरी होने से बचा सकें। तो जैसे आप बात कर रहे हैं कि पाउडरी रात को आप पकड़ के पुलिस के हवाले करता है, तो आप मुद्दई नहीं बनते, एप्लीकेशन नहीं देते? जी, एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद है। तो आपकी मर्जी के बगैर छोड़ दिया? वो कहते हैं पाउडरी हम लोग इधर किधर रखें। तो पाउडरियों के लिए इस मुल्क में कानून नहीं है? नहीं, ये तो उनको सोचना चाहिए था। मैंने बोला कि मेरी अपनी एक गाड़ी की 3 दफ़ा वायरिंग उतर चुकी है, जिसका खर्चा तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया मैं कर चुका हूँ। अच्छा, हर दफ़ा का? हर दफ़ा मतलब कि हर दफ़ा का पाउडरी 3 दफ़ा हम लोग
थाने लेकर गए हैं, और थाने जो है तफ्तीशी एजाज जो बोलते हैं कि इनको उधर ही डंडे मार के भगा दो, हम इनका क्या करें, हम नहीं इनको रख सकते, वो यहाँ से भगा देते हैं। पुलिस भी क्राइम पेशा अफराद के सामने बेबस नजर आ रही है। खसूसन हम तो अपनी मिसाल दे रहे हैं, मैंने खुद, मेरे पास एप्लीकेशन मौजूद है, उसकी फोटो कापी मेरे पास मौजूद है, हमने दी है, उन्होंने आधे घंटे तक वो छोड़ दिया कि हम इनको नहीं रख सकते, ये पोल्ट्री ना इधर लेकर रहकर उधर ही मार पीट के इनको छोड़ दिया जाओ। आप अपना जो है अपना काम खुद करो, अपनी सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड रखो, और इस पे तुम खुद अपना आप ख्याल रखना है जी। अच्छा वो भट्टी साहब, इस पे जो आपने ये वाला भी सवाल किया ना ये नशेइयों का, वाकई पुलिस हमारी बड़ी बेबस है। उसकी बेबसी की वजह क्या है कि ये जो नशेई होते हैं ना, ये अपने आप को मारते हैं, अगर उनको अवलाद बंद करते हैं अवलाद के साथ भी मारते हैं। ये नहीं है कि इनका कोई हल नहीं है, इनका बड़ा बेहतरीन हल है। जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स हमारी बनी हुई है, ANF वाला जो है, वो ANF वाला किस लिए है? उनसे हमने गंदम की कटाई करवानी है। ANF के जो यहाँ पे हैं इंचार्ज, उनके साथ हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ग्रैंड ऑपरेशन करें, इन सब को लेके जाएं, रिहैब सेंटर में दाखिल कराएं, इनका इलाज कराएं। ये तो हमारे माशरे का ऐसा ही है ना, इस अपना माशरे का ऐसा है। पुलिस पकड़ेगी तो छोड़ देगी, उनका कोई हल तो नहीं है, मुस्तकिल मारेगी या जेल भेज देगी, वो वापस आ जाएंगे, जेल वाले भी नहीं रखते हैं। तो इसका हल यही है कि ANF वाले जो हैं इनको रिहैब सेंटर में दाखिल कराएं, इनका इलाज कराएं, इनको बाइज़्ज़त शहरी बना के बाहर निकालें। जी सर, आप आगे हैं, आप अपना तारफ़ करा दें। जी, इम्तियाज़ अहमद वासी, जनरल सेक्रेटरी, मेन रोड पिरदई। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह आप अक्सर देखते हैं यहाँ पर आपके मेन रोड पे तजावज़ात बहुत ज़्यादा है, गैर कानूनी चंगची के अड्डे बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, शाम को 6-7 के बाद यहाँ से गुजरने की जगह नहीं होती, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ज़ाहिर इंतज़ामिया जो है ना वो अपना काम सही तरीके पे नहीं कर रही। तो इंतज़ामिया का काम है कि वो ट्रैफिक खुलवाए, जो चिंगजीज़ वगैरह रोड के ऊपर आती है उनको वहाँ से रोड से हटाए। तो ये इंतज़ामिया का काम बनता है, और हम भी जो है ना ये आपके वसातत से आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आप जब भी यहाँ पे आते हैं आपने बार बार यहाँ पे अड्डे का और ख़ास कर मेन रोड का यहाँ पे इंटरव्यू करते हैं, जिक्र करते हैं, और आपके ज़रिए हमारी जो आवाज़ है वो आला हुकाम तक जाती है। तो इंतज़ामिया से हमारी पुरज़ोर अपील है कि जो कोई भी गैर कानूनी जो मतलब काम हो रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और ट्रांसपोर्ट की रवानी जो है ना वो होनी चाहिए। अच्छा, जैसे इंतज़ामिया से बात की जाए तो वो कहते हैं जी जो मकामी ताजर हज़रात हैं वो तजावज़ात करते हैं, रोडों पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रश बनती है। हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। जब इनसे बात की जाए तो ये हड़ताल या रोड बंद करने की धमकी दे देते हैं। नहीं, आपका ये जो सवाल है, जो ताजर होते हैं वो तो फुटपाथ से पीछे होते हैं। ज़ाहिर है जो फुटपाथ से आगे रोड होती है तो रोड के ऊपर जो ताजर होता है उसका कोई हक नहीं होता, ना वो आता है और ना कभी कोई ऐसी हड़ताल की गई है। ये इंतज़ामिया का काम है फुटपाथ से आगे रोड खोलना, और उसके ऊपर अगर कोई गैर कानूनी तजावज़ात है उनके पास इख्तियार है उसका चलान करें, वो सामान उठाएँ। अगर कोई चिंगजी या कोई भी इस तरह गैर कानूनी जो चीज़ खड़ी है वो इंतज़ामिया का काम है वहाँ से उठाना और हटाना। अच्छा, जो चिंगची के अड्डे बने हुए हैं, गैर कानूनी चिंगची अड्डे, और छोटी उम्र के ड्राइवर हज़रात चलाते हैं, आए दिन हादसात पेश आते हैं, इसके ऊपर आपने सिटी और रावलपिंडी जो है तैमूर खान साहब, इनसे कभी मीटिंग की, इनको नोटिस में लाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज भी मीटिंग हुई है SP ऑपरेशन साहब से, वहाँ पे भी इस हवाले से बात हुई है। तो उन्होंने यकीन दिलाया कि जो इंशाल्लाह जो छोटी उम्र के ड्राइवर हैं उनके खिलाफ उनके लाइसेंस चेक किए जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप पुलिस के रवैये से मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पुलिस के हवाले से हम मुतमईन हैं, पुलिस काम कर रही है। पुलिस के पास नफरी की कमी थी, वो आज हमारी मीटिंग हुई, जैसे मैंने पहले कहा CPO साहब से मीटिंग हुई है, तो उन्होंने हर थाने में और खुसूसन पीरदई में 20 एहलकार ज़्यादा देने का वादा किया है कि हम इंशाल्लाह सिविल कपड़ों में 20 एहलकार आपको दे रहे हैं, जो अड्डों की, चूँकि ईद भी आ रही है, अड्डों की और गैर कानूनी जो जी अड्डों की निगरानी करेंगे, और जो भी ऐसा काम हो रहा है जो कानून के खिलाफ है उसकी निगरानी करेंगे। हम उस हवाले से SP साहब की और CPO साहब की हमारे उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमारे इस मुतालबे पे पीरदई थाने के लिए 20 जो है ना वो एहलकार और देने का वादा किया है। जी सर, आप बताएं पीरदई अड्डे के बारे में क्या कहते हैं, और बाकी जो हालात? हम तो हैं जी दुकानदार हमारे यहाँ। कौन सी यूनियन है आप? हमारी यूनियन हमारे साथ सारी खड़ी है, दुकानदार जो हमारी है यूनियन काउंसिल है। अच्छा, हमारे साथ मसला सबसे बड़ा ये है कि हमारी दुकानें जो सी हैं वो एक तो बिल्कुल, आप अगर इस टाइम रोशनी के बाद जाएंगे बिल्कुल अंधेरा होगा, कोई सिक्योरिटी हमारी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम अपने सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। अब दुकानदार गरीब लोग हैं, चंद दुकानदार अफोर्ड कर सकते हैं, चंद दुकानदार अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हम उनके पैसे भी अपने में बड़े दुकानदार डाल के कुछ ना कुछ सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी का इशू ये है हर रोज़ किसी गाड़ी की बैटरी गायब है। गाड़ियाँ यहाँ से पूरी गाड़ियाँ हमारे पे उड़ाई थे, कभी चोरी नहीं हुई थी, 2 दफ़ा गाड़ियाँ पूरी यहाँ से चोरी हो चुकी हैं। छोटी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बसें
सिक्योरिटी का कैसे इतने बड़े अड्डे में से बस चोरी हो? बस ये देख लें फिर आप हमारे हालात, और यकीन माने कि सिक्योरिटी का इशू ये है कि हमारी दुकानों के शटर पहले डबल थे, पीछे कुछ दिन पहले उन्होंने सिंगल कराया, अभी हम कहते हैं कि हमारे शटर दोबारा डबल किए जाएँ शटर, ताकि सिक्योरिटी दुकानें से पहले डबल शटर से लगा दे कि टूट ना सके। हाँ, पहले डबल शटर थे दुकानों के ना, अभी फिर कुछ मामलात हमारे थे तो सिंगल करवाए गए, हम कहते हैं कि दोबारा हमें डबल शटर करवाए जाएँ। फिर हमें यहाँ पे हमारे आइडियल पार्क को, एक तो जो आपको पहले भी बताया कि आइडियल पार्क बनने का वादा हमसे काफ़ी दफ़ा किया जा चुका है, लेकिन हमारा आइडियल पार्क किसकी तरफ से किए जाते हैं वादे? ये जी जब भी हमारा टर्नओवर चेंज होता है, हमारी यूनियन हमें बताती है जी कि हमारा अभी रज़ाई अड्डा बनने लगा है जी, हमारी वो पासिंग हो गई है, लेकिन हमारे तक फंड्स नहीं पहुँचे, फंड्स पहुँचे तो काम होगा। काफ़ी दफ़ा ये बात, फंड्स नहीं पहुँचे, और हमारा फिर रज़ाई का जो आइडियल पार्क है वैसे का वैसा है, ना कोई लाइट है हमारे पूरी आइडियल पार्क में। आप रात के टाइम जाएंगे, आप अकेले वहाँ जाते हुए डरेंगे, कोई भी जाते हुए, और वही जो सारी चोरियाँ, अल्लाह ताला माफ़ करे, गलत काम सारे हो रहे हैं वो रात के अंधेरे में हो रहे हैं। ना कोई लाइट है, लोगों की पुरानी बसें वहाँ खड़ी हैं, अरसे से खड़ी हैं, कोई उनका पूछने वाला नहीं है, और जिसकी वजह से हम सबसे बड़ी परेशानी सिक्योरिटी की है। हम खुद वहाँ बैठे महफूज नहीं हैं, रात के अंधेरे में वहाँ बैठे, हम अकेला बंदा वहाँ बैठ भी नहीं सकता। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शार्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इन्हीं से कंटिन्यू करेंगे। जो सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, बहुत अहम इशू है जिसकी वजह से आए दिन वारदातें हो रही हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि हम मौजूद हैं हमारे पिरुदाई बस स्टैंड के अंदर। यहाँ पर हमारे साथ रावलपिंडी की तमाम यूनियन के सदूर, पिरुदाई के यूनियन के सदूर दरान मौजूद हैं। ये गुफ्तगू हो रही थी सिक्योरिटी के हवाले से। जी आप बताएँ, इतने करोड़ों रुपए की लागत के हिसाब से यहाँ पे फंडिंग आती है, सबसे अहम इशू स्ट्रीट लाइट और सिक्योरिटी, वो ना होने की वजह से तो यहाँ पर तो मुसाफिर भी गैर महफूज हैं, आप लोग भी गैर महफूज हैं। आए दिन यहाँ पे पहले भी वारदातें हो रही हैं बेरोज़गारी की वजह से, तो क्या आप लोग इसके ऊपर क्यों नहीं नोटिस करवाते हैं? मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो हमने सिक्योरिटी गार्ड अपने रखे हुए हैं ना, वो सिक्योरिटी गार्ड भी अनसेफ हैं। अक्सर सिक्योरिटी गार्डों को बांध के भी चोरियाँ हुई हैं यहाँ पे। अच्छा, अक्सर सिक्योरिटी गार्ड, इतने सिक्योरिटी गार्ड मैंने आपको बताया कि गरीब ताजिर हैं सारे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो सिक्योरिटी गार्ड एक लाइन में 20-30 दुकानें तो एक सिक्योरिटी गार्ड हम रख सकते हैं। वो अक्सर औकात सिक्योरिटी गार्ड बोलता है भाई कि गाड़ी के नीचे 4 बंदे आ गए, मैं अकेला क्या करूँगा, गाड़ी के पीछे 4 बंदे के लिए रात के अगर 2 बजे खड़े हैं अंधेरे में, तो मैं उनके पास जाऊँगी, दुकानों के पास हौसला वगैरह नहीं प्रोवाइड करते आप उन लोगों को? अब एक सिक्योरिटी गार्ड है जो हमारे लाइन में, सब ने अपने पास असला रखा तो होता है, लेकिन वो असला चलाने का वो बिल्कुल नहीं परमिशन, वो बोलते हैं कि हम थाने से बचते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि लाइट्स बिल्कुल नहीं है ना। एक तो अगर अड्डा नया बन जाए, लाइट्स लग जाएँ, कोई सेटिंग बन जाए, तो फिर कोई अंधेरे में आप बंदा खड़े हों तो आप दूर से उनको देख सकते हैं, लेकिन अगर पीछे शनाख्त हो सकती है, लेकिन ना कोई अड्डे में सिक्योरिटी का सिस्टम, ना कोई कैमरे लगे हुए हैं एंट्री में, एग्जिट पे। आप जिस टाइम, मैं बताया आपको कि अगर आप रात के टाइम विजिट करेंगे, आप अकेले जाते हुए दोबारा वहाँ कभी भी नहीं जाएंगे, आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल ही कोई अंधेरी जगह है, यहाँ का कौन होगा इसके अंदर। तो फैमिलीज जो आती है उनके साथ भी वारदातें होती हैं। देखें नहीं, फिर वो जो उस तरफ गलती से भी जाएगा वो पछताएगा, वापस नहीं आएगा अंधेरे रात के अंधेरे में। ये तो ऐसे है ही, यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात, छोटे छोटे पठान बच्चे, मैं किसी को, किसी साथ मेरा वार नहीं है किसी को स्पेशल, मेरा अफगानी बच्चे, पठान बच्चे बहुत मुलविस है इस काम में। अब सिक्योरिटी गार्ड अक्सर बोलता है मैंने बंदा बच्चा पकड़ा, मैं उसको क्या कहूँ, कोई गाड़ी की तार उतार रहा है, कोई गाड़ी की बैटरी खोल रहा है, ये समझ से बाहर है हमारे। ये सबसे बड़े ये इशू सारे हल होंगे जिस टाइम हमारा अड्डा बनेगा, लाइट्स लगेंगी प्रॉपर, कुछ नज़र आएगा, बंदा किसी को कुछ करने जोगा हो। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा इशू हमारे लिए। हम सिर्फ कहते हैं कि हमारा सिक्योरिटी का इशू डबल शटर लग जाए सबसे बड़ा, और एक हमारा अड्डा नया बन जाए, हमारे अंदर की जो हमारी मार्केट लाइट्स लगाई जाए, कम से कम गुजरने की जगह वहाँ पे एक दफ़ा बारिश हो जाए, आप यकीन माने वहाँ पर पैदल बंदा क्या गाड़ी भी फंस जाती है वहाँ पे। ये हमारे अड्डे के हालात। आप बताएं जी, आप क्या कहते हैं? जी आगे हो जाए। सबसे पहले मैं इस चैनल का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस अड्डे को प्रमोट करने की कोशिश की। सबसे ज़्यादा इस चैनल के थ्रू इस अड्डे के मसाइल के हवाले से आवाज़ उठाई गई है। सिक्योरिटी के हवाले से सबसे पहले मैं भी बात करूँगा कि मतलब है कि आजकल जो सरकारी मामलात चल रहे हैं, जो हुकूमती मामलात हैं, उसकी वजह से हर बंदा परेशान है। गाड़ियों वालों का डीज़ल, टायर, मोबिल ऑयल, ये सब चीज़ें नहीं पूरी हो रही। उस सब के बावजूद अगर आपकी गाड़ी से जैक, उनके औजार चोरी हो जाते हैं, उनका डीज़ल तक चोरी हो जाता है, उनका यहाँ तक हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखा गया है कि कभी इस अड्डे से सीज़ो बस चोरी हुई है। मतलब है कि आप ये बात तसव्वुर नहीं की जा सकती
یاسر موورز کی یہاں پہ بس چوری ہوئی تھی, آج تک اس کا ملنے کا کوئی نشان نہیں ہوا. اس کے علاوہ ایک اور بندے کی یہاں سے وہ بھی ایک بس ہی چوری ہوئی, بڑی بس. تو اس حوالے سے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے یہاں سے. اور دوسرا کرایوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کرایوں میں اضافہ ہے, اب مسافروں کی اس پریشانی. کرایوں کے اضافے کے حوالے سے وہ جیسے انہوں نے کہا کہ اسیسمنٹ ایک کالا قانون ہے. اگر آپ اسیسمنٹ کر رہے ہیں تو وہ اسیسمنٹ آپ کے مطلب ہے کہ آپ کو بھی پرووائڈ کرنی چاہیے. آپ اگر ہمارے سے ٹیکس لے رہے ہیں تو وہ ٹیکس عام عوام میں بھی لگنا چاہیے. یہاں پر ایک ایشو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ میری اپنی ذاتی دکان کے پیچھے بس ٹکرانے کی وجہ سے دیوار گر گئی. اس دیوار کے گرنے کی وجہ سے ایشو یہ ہوا کہ ہم نے کئی راتیں یہاں پہ باہر گزاری. سیکیورٹی کے ایشوز آپ کو پتہ ہے, یہاں سے مطلب ہے کہ کوئی 5 روپے کی چیز نہیں چھوڑتا, اندر لاکھوں روپے کا سامان پڑا ہے. ایک سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ مطلب ہے کہ کئی راتیں گزاری یہاں پہ. اس سب کے باوجود ہم سے اسیسمنٹ لے کے ہزاروں روپے پر منتھ کرایہ لے کے 1996 سے پھر 2006 پھر اس کی اسیسمنٹ کا ذکر تو بہت آتا ہے, لیکن اس سے دیوار کے حوالے سے کوئی مطلب ہمیں پرووائڈ نہیں کیا انہوں نے. کیا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس اڈے پہ کسی قسم کا کوئی واقعہ پیش آ جائے, حادثہ ہو جائے, تو دکاندار جو کرایہ بھی دے رہے ہیں, ٹیکس بھی دے رہے ہیں, وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرواتے ہیں, اور دوسری طرف سیکورٹی بھی پرووائڈ نہیں کی جاتی؟ سیکورٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی. دوسرا یہاں پر لوگوں کی بسیں چوری ہو جاتی. چلو بس چوری ہو گئی, پورا سرمایہ ہی چلا گیا, لیکن جب بس میں سے چیزیں چوری ہوتی ہیں نا تو اس کے اوپر پیسہ لگانا پڑتا ہے. تو وہ یہی معاملات ہیں کہ جس ٹائم ڈیزل بھی پورا نہیں ہو رہا, ٹائر نہیں پورا ہو رہا, تو اس پہ پھر دوسرا یہاں پر اڈے میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. خاص طور پہ اس گرمی کے موسم میں ایئر کولر جو ہے اس کو چلانے کے لیے پانی بھرنا ہوتا ہے. پینے کے لیے پانی بھرنے کے لیے یہاں پہ منتھلی لوگ یا واٹر فلٹر, مسافروں کو پانی اویلیبل نہیں ہے. واٹر فلٹر دکانداروں کے, لوگوں کے, مستریوں کے, ٹرانسپورٹرز کے پینے کے لیے لوگوں کے پاس پانی موجود نہیں ہے. وہ ہزاروں روپیہ وہ فلٹر والوں کو دے کے پر منتھ پانی پرچیز کرتے ہیں. مطلب ہے کہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم پینے کے لیے پانی بھی پرچیز کرنا پڑتا ہے. ہاں, اس کے حوالے سے کہ یہاں پہ پانی کے فلٹریشن پلانٹ لگایا جائے. ٹرانسپورٹرز کے لیے تو یہاں پہ انہوں نے ٹوائلٹس کا انتظام کیا. دکانداروں کے واش رومز کے یہاں پہ کسی دکاندار کے لیے کوئی واش روم کا انتظام نہیں ہے. جو واش رومز تھے نہیں ہے آپ لوگوں کے بنیادی سہولیات نہیں ہے. یہاں پہ 2 واش رومز تھے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کی بھی فوٹیج بنا کے دکھائیں. وہاں پر ادارے کے اندر کے بندوں نے خود ملوث ہو کے وہ دکانیں بیچیں, لیکن وہ ادارے کے بندوں نے ملوث ہو کے دکانیں بیچیں. وہ واش روم جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں ہے. جو آپ تھے جی, آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے کونور چینل اور افتخار پٹی صاحب, عدنان بری صاحب کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہر وقت میں, ہر دور میں لاری اڈا پیرودائی کے تاجروں کا ایشو ہو یا دکانداروں کا ہو یا ٹرانسپورٹروں کا ہو, اس سے اجاگر کیا ہے, اس سے اٹھایا ہے, مسائل حل کرنے کی کوشش کروائی ہے. تو جناب میرا تو سب سے بڑا جو مین ایشو ہے آئیڈیل پارک ہے, جو کہ میں 15 سال سے یہ آواز اٹھا رہا ہوں. آئیڈیل پارک کی ڈیفینیشن ذرا بتائیں, کیا چیز؟ آئیڈیل پارک ایک ورکشاپ ایریا ہے جہاں پہ سمجھ لیں کہ آپ سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, مکینک, باڈی میکر, کمانی میکر, الیکٹریشین, اسپیئر پارٹ والے, یعنی کہ پوری گاڑی کی مینٹیننس ہوتی ہے. جو گاڑی کراچی سے چل کے آتی ہے وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے, پارک ہوتی ہے, پارک ہونے کے بعد وہاں سے اس کی پوری مینٹیننس ہوتی ہے. مینٹیننس ہونے کے بعد وہ اسٹینڈ پہ آ کے لگتی ہے اور اس کے بعد وہ جانے کے قابل ہوتی ہے. جس نے اڈا بنایا تھا وہ پاگل نہیں تھا. وہ اتنا بڑا رقبہ ہے, 35 کنال کا رقبہ ہے. اگر اس سے بنا دیا جائے, پختہ کر دیا جائے, تو آدھا مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو جاتا ہے. اگر اب ایک گاڑی آ رہی ہے نا تو پھر 20 گاڑیاں آئیں گی, اور ہر گاڑی جو آئل چینج کرنے کے لیے آئے گی وہ بھی 150 روپیہ دے کر یہاں سے نکلے گی. یعنی وہ 10 منٹ یا 15 منٹ یہاں پہ کھڑی ہوگی, لیکن گورنمنٹ کو 150 روپیہ وہ دے کر نکلے گی. آپ کا کہنے کا مقصد ہے یہاں پہ جو آئیڈیل پارک ہے, جس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے ورکشاپ, اس کو آپریشنل کیا جائے, اس کو سہولیات دی جائیں تاکہ جو یہاں پہ گاڑیاں آتی ہیں وہ یہیں پہ ریپیئر اور اڈے کے ریونیو میں اضافہ. بالکل یہی ہونا چاہیے. اور وہاں پہ 3 فٹ کا گڑھا بنا ہوا ہے, وہاں پہ کچرا پھینکا جاتا ہے. کوئی سہولت نام کی تو چیز ہے ہی نہیں نا وہاں پہ. 15 سال ہو گئے ہیں ہم یہ آواز اٹھائیں. جو بھی کمشنر آتا ہے کہتا ہے ہو جائے گا, جو بھی جناب میئر صاحب تھے وہ بھی کہتے تھے جی ہو جائے گا, لیکن ہوا کچھ آج تک کچھ نہیں ہوا. جی سواتی صاحب آپ آگے ہیں.
और बार बार हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे बना दो, आपके अड्डे का आधा मसला हल हो जाएगा। क्योंकि बरदातों में बहुत कमी इसलिए आएगी कि वहाँ पे तो आप 7 बजे के बाद, वो मेरा भाई बता रहे हैं, जा नहीं सकते, बल्कि अभी जा के देखें, अभी आपको डर लगेगा। वहाँ पे ये हाल, लेट्स वहाँ पे नहीं है, गेट वहाँ पे सिंगल है, रात को ताले पोल्ट्री तोड़। अच्छा एक बात करें, ये कहते हैं कि हम पोल्ट्री नहीं पकड़ सकते या उसने छोड़ लें, आप मारें। अगर कल कोई पोल्ट्री उठकर एक बंदा कत्ल कर दे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इंतजामिया होगी या कौन होगा? ये इस पे कोई मुसलसल इसका कोई हल होना चाहिए ना, कानून होना चाहिए कि पोल्ट्री जो मर्जी करता फिर तो एक बंदा खरीद लो, किसी से मर्जी मरवा दो। तो मेरी जनाब कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि जनाब आपने बहुत अच्छा अड्डे का लिया काम किया है, आपकी टीम ने भी किया है, जिसमें CO साहब हैं और जनाब MOR साहब थे, MOF हैं, इफ्तिखार साहब, इमरान अली साहब और शहजाद आलम साहब, सब अच्छा। शहजाद आलम बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसकी ट्रांसफ़र कर दी गई है। जो बंदा काम करता है उसकी ट्रांसफ़र हो गई है, वो बेहतरीन काम कर रहा था मार्केटों में, लेकिन उससे इससे ये बात साबित होती है कि माफिया ताकतवर है, इंतजामिया कमज़ोर है। क्यों कि उस बंदे को ट्रांसफर कर दिया गया। वो इन दिनों में ठीक काम कर रहा था, वो अड्डों पे भी अड्डे बंद करने के रात दिन वो मेहनत कर रहा था, लेकिन वो सब ट्रांसफर कर दिया है। अब नया कोई आएगा अफसर, क्या करेगा क्या नहीं। एक तो बाहर के अड्डे बिल्कुल बंद होने चाहिए। मैं कमिश्नर साहब को और उसकी टीम को इससे वो मुबारकबाद के मुस्तक है, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, लेकिन जो बाकी काम रहते हैं उसके ऊपर भी हर हाल में उसको तवज्जो देनी चाहिए और करने चाहिए। जी गालिब साहब, आप बताएं, आप रावलपिंडी की 2-3 यूनियन हैं जिनके अहदेदारान हैं और फलाह बहबूद के भी काफ़ी काम करते हैं, तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपना कोहिनूर चैनल का मशकूर और ममनून हूँ। इन्होंने हमेशा अवामी मसाइल को उजागर किया, जो मेन इश्यूज़ थे रावलपिंडी के, इनके मसाइल पर हर मरतबा आपके चैनल के तवस्सुत से जो ना आवाज़ उठाई जाती रही है, ख़ासकर हमारे पीर विदाई अड्डा की, और इसी तरह अपना ट्रोजल कैंप के पास जो पुल है उसके हवाले से आपके चैनल की तवस्सुत से ये आवाज़ उठी और वो काम भी हुए। तो इस तरह के जैसे आप पहले लास्ट जब आए थे उस वक्त आपने अड्डे की हालत देखी थी क्या थी, इस पर हम कमिश्नर साहब रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा साहब और उनकी पूरी टीम, उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने दिन रात एक करके इस अड्डे की तज़य्यन और आराइश के लिए जो है ना दिन रात एक करके अपनी टीमें उन्होंने मुकर्रर की और वो काम हुए। पहले आप देख लें कि इन हमारी शॉप्स के ऊपर साइन बोर्ड वगैरह अपनी मर्ज़ी की थे, कोई मुख्तलिफ़ कलर्स के थे, किसी का नीला था, किसी का पीला था, किसी का वाइट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक मोनोग्राम है। और जो बाहर से हमारे मुसाफिर आते हैं वो एक चीज़ देख के एक तरह की यानी कि एक अच्छा तासुर जा रहा है। और इसी तरह बेस थे, बेस की सफाई भी हो गई है, केबन भी रखे गए हैं और इसी तरह बेस के नंबर भी हैं, और जहाँ से गाड़ी जो जा रही है वो उसके बेस के ऊपर उस अपना शहर का नाम भी लिख दिया गया है। तो काफ़ी सारे तरक्याती काम जो है ना कमिश्नर साहब ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर और हमारी जो उनकी जो टीम है इन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर इस काम को करवाया है। तो हम उनके यूनियन की तरफ से अपना अंजुमन ताजरान, मरकज़ी अंजुमन ताजरान पीर विदाई की तरफ से उनके ममनून और मशकूर भी हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये बताएं कि जिस तरह तजावज़ात की बात की जाए, गैर कानूनी अड्डों की बात की जाए, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल हैं, एक माफिया यहाँ पे सरगर्म है, तो उसके खिलाफ आज तक एक्शन क्यों नहीं करवा सके? अपना इसके लिए तो देखें 12 मरतबा हमारी यूनियंस ने भी एप्लीकेशन दी, मुख्तलिफ़ फोरम्स पे मुख्तलिफ़ उसमें जाके कमिश्नर साहब को भी दी, DC साहब को भी दी। असल में मैंने लास्ट भी आपको कहा था कि यहाँ पे माफिया मजबूत है और इंतज़ामिया देखने में ये आ रहा है कि कमज़ोर है। देखें जो बाहर के मेन के अड्डे के इस अड्डे की बेरौनकी की जो वजह बनी हुई है, वो बाहर के मेन अड्डे हैं। अगर वो अड्डे ख़त्म होंगे, वहाँ की ट्रांसपोर्ट अंदर आएगी, यहाँ का ताजर खुशहाल होगा, ट्रांसपोर्ट खुशहाल होंगे और सबसे बढ़कर के अपना इसके गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा होगा। लेकिन ये समझ नहीं आती कि कौन वो माफिया इतना मजबूत है कि वो ये चीज़ चाहते ही नहीं है कि गवर्नमेंट जो है ना रेवेन्यू बढ़े, ताजिर यहाँ का खुशहाल हो। फैसल अब्बासी साहब, जैसा आपके तमाम ओहदेदारान मुख्तलिफ यूनियंस के लोग मौजूद थे, बात हो रही थी अड्डे के हवाले से, आइडियल पार्क के हवाले से, स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं, बाकी तो कमिश्नर साहब ने काफ़ी वर्किंग की है, लेकिन आपने आज तक इसके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करवाई है, ये काम क्यों नहीं करवाया? जी देखिए, हमने तो तकरीबन हर इशू के ऊपर बात की है। इंतज़ामिया के आला काम को हमने बार बार इसके बारे में दरखास्तें भी दी हैं और ज़ुबानी भी मीटिंगों में भी उनको कहा है। तो अभी कम अज़ कम मेरे ख्याल में 50% काम हमारा हुआ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं यही कि अड्डे की बेहतरी होगी और कमिश्नर साहब
इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे और इंतज़ामिया के अफसर भी काम करेंगे, अल्लाह बेहतरी करेगा इस पूरे। ये गैर कानूनी अड्डों के बारे में एक्शन आपको होता कोई नज़र आ रहा है? देखें अभी इन्होंने 4 से 6 अड्डे इन्होंने बंद किए हैं, ठीक है, इंतज़ामिया ने, ठीक है, और उसमें शहजाद आलम साहब ने बड़ी एफर्ट की थी, वो जिस तरह मलिक साहब ने कहा गांधी तब्दील हो गए, तो मेरे ख्याल में उनको वापस आना चाहिए यहाँ पे, अच्छे आदमी हैं वो। तो आरटीएस सेक्रेटरी जो उनको हमने कहा कि बाद अभी दफ्तर भी बंद के, मिनी अड्डे भी बन चुके हैं छोटे छोटे, हर दुकानों प्लाजो में उन्होंने सवारियों को घेर के तो बिठा लेते हैं, उधर गाड़ी खड़ी करते हैं, उधर ही आके तो वो इसका क्या नाम है, उन्होंने अड्डे गैर कानूनी बना दिए। तो इनकी सरपरस्ती आरटीएस सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आरटीएस सेक्रेटरी ऐसे हैं जो कमिश्नर साहब के अहकामात पे अमल नहीं करते हैं, तो उनको यहाँ से तब्दील किया जाए और नया आरटीएस सेक्रेटरी यहाँ पे लगाना चाहिए। जी नाज़रीन, हम मौजूद थे पिरदाई बस स्टैंड के अंदर, यहाँ के यूनियन के सदूर भी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपने मसाइल से कहा किया। अपने मेज़बान इफ्तारी भट्टी को इजाज़त दे, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे, तब तक ले लाने के बाद।